क्लास आगल रहा है। Now today we'll start with a new chapter, that is periodic classification of elements, our last chapter of chemistry. Now you all know what are elements. What are elements? Elements are the substances which cannot be split up, into two or more simpler substances, by heat, light and electricity. In 9th standard only you have studied elements in detail. Then you know that elements on the basis of their physical properties are grouped into metals, non-metals and metalloids. Metals, non-metals and metalloids. ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे भी अपन ने इसको ग्रुप किया एलिमेंट्स को, और केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे भी अपन ने देखे कि मेटल्स और नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स की क्या केमिकल प्रॉपर्टीज थी और क्या केमिकल रिएक्शंस थे उनके. You know that there are 118 elements known. ठीक है, बहुत सारे एलिमेंट्स है और एलिमेंट्स कंबाइन होके कंपाउंड्स बनते है ना. देयर आर मिलियंस ऑफ कंपाउंड्स फॉर्म्ड ड्यू टू द कॉम्बिनेशन ऑफ दीज एलिमेंट्स. एलिमेंट्स जो है वो मेटल्स है, नॉन मेटल्स है और मेटलॉइड्स है ना. मेटल्स जो है वो नॉन मेटल्स के साथ कंबाइन होके अनगिनत कंपाउंड्स बनते. उनको पता है कि NaCl एक कंपाउंड है. नॉन मेटल्स आपस में कंबाइन होके कंपाउंड्स बनते. ठीक है. You know that there are millions of compounds formed due to the combination of elements. There are 118 elements. So how these elements react and how the compounds are formed. To study detailed properties of elements, है ना. ये पॉसिबल नहीं है कि 118 एलिमेंट पूरे एक उसकी प्रॉपर्टीज जो है वो स्टडी किया जाए. तो इसलिए it was essential that elements should be grouped properly. मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स के इसमें उनको ग्रुप किया था लेवोइसियर ने. सबसे पहले लेवोइसियर एक साइंटिस्ट था. सबसे पहले उसने एलिमेंट्स के 3 ग्रुप बनाया था, मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स. लेकिन ये ग्रुपिंग के हिसाब से भी उनकी स्टडी जो है वो डिटेल में नहीं हो पाई. प्रॉपर्टीज उनकी जो है, मेटलॉइड्स भी कुछ ऐसे हैं जिनकी प्रॉपर्टीज डिटेल में अपन नहीं स्टडी कर पाए अकॉर्डिंग टू दिस ग्रुपिंग ऑफ लेवोइसियर. नाउ जैसे जैसे एलिमेंट्स की डिस्कवरी होती चली गई, और इनिशियली व्हेन लेवोइसियर डिस्कवर्ड और ग्रुप्ड एलिमेंट्स इनटू मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स, देयर वर ओनली वेरी फ्यू एलिमेंट्स नोन. ठीक है, 1992 कुछ एलिमेंट्स थे. फिर धीरे धीरे और डिस्कवरी होती चली गई एलिमेंट्स की, और स्टार्टिंग से ही साइंटिस्ट लोग जो है they were prepared to group the elements. They were eager to know the properties of the elements. So they started grouping elements. Various scientists जो है they studied the properties of various elements. And they started the grouping elements so that the study of elements become easy. ठीक है, एलिमेंट्स को ग्रुप करना जरूरी था. क्यों? क्योंकि उनकी प्रॉपर्टीज जो है वो डिटेल में अच्छे से पढ़ी जा सके, इसलिए. ठीक है, तो द ग्रुपिंग ऑफ एलिमेंट्स is called as classification of elements. ठीक है, एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया गया है. जैसे ऑर्गेनिजम्स को अपन ने देखे 9th स्टैंडर्ड में, बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं, उनको अलग अलग ग्रुप्स में क्लासिफाई किया गया है क्योंकि उनकी स्टडी इजी हो जाए, है ना. कार्बन कंपाउंड्स में देखे अपन ने कि कार्बन कंपाउंड्स को भी ग्रुप किया गया है अलग अलग होमोलॉगस सीरीज में, ताकि उनकी स्टडी जो है वो इजी हो जाए, उनके प्रॉपर्टीज डिटेल में स्टडी किए जा सके. सो एलिमेंट्स वेर ऑल्सो ग्रुप्ड डिपेंडिंग अपॉन देयर प्रॉपर्टीज, डिपेंडिंग अपॉन देयर केमिकल रिएक्टिविटी. मेनली जो है उनकी केमिकल रिएक्टिविटी के बेसिस पे उनको डिवाइड किया गया है इन सर्टेन ग्रुप्स. अब तुमको केमिकल रिएक्टिविटी पता है कि केमिकल रिएक्टिविटी
mainly depends upon the valency of the elements, depends upon the valency of the elements. लास्ट ईयर हमने स्टडी किए वैलेंसी ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है. You know valence electrons, the electrons present in the outermost orbit, present in the outermost orbit of the element are called as valence electrons. ठीक है. तो वैलेंसी डिपेंड करती है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो है दे टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन, दे टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन. केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट्स डिपेंड्स अपॉन द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. कितने एलिमेंट के पास, कोई भी एलिमेंट के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, उसके ऊपर उसकी केमिकल रिएक्टिविटी, केमिकल कॉम्बिनेशन डिपेंड करता है. ये लास्ट ईयर हमने स्टडी किए. इस चैप्टर में हमको देखना है कि साइंटिस्ट लोगों ने क्या क्या एफर्ट्स किए टू ग्रुप द एलिमेंट्स, हाउ दे ट्राइड टू ग्रुप द एलिमेंट्स. सबसे पहले अलग अलग बहुत सारे साइंटिस्ट लोग जो है उन्होंने ट्राई किए. एक साइंटिस्ट था डॉब्रेनर करके, डॉब्रेनर in 1829 he started grouping elements. He found that certain elements have similar chemical properties. He found that while he was studying elements, अलग अलग elements को study किया उसने और देखा कि कुछ elements की properties जो है वो similar है. Certain elements have similar chemical properties which can be grouped together. Which can be grouped together. कुछ elements की properties जो है वो एक जैसी है ताकि हम इन elements को एक ग्रुप में डाल सके. ठीक है. तो डॉब्रेनर जो है इसका पूरा नाम जो है वो है जोहेन वॉल्फगैंग, जोहेन वॉल्फगैंग डॉब्रेनर. In 1829 he studied the properties of elements and he found that certain elements can be grouped together. He arranged the elements in the increasing order of their atomic masses. He arranged the elements in the increasing order of their atomic masses, in the increasing order of their atomic masses, ठीक है. Now for that you should know atomic mass. इसमें इधर तो चेक करें तो भी. You know what are atomic masses? लास्ट ईयर स्टडी किया अपन ने एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर. ठीक है. व्हाट इज एटॉमिक नंबर? एटॉमिक नंबर, ठीक है. एटॉमिक नंबर मींस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, present in one atom of an element, ठीक है. नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन वन एटम ऑफ एन एलिमेंट, और वी कैन से दैट number of electrons present in neutral atom of an element, neutral atom of an element. ठीक है. ये हो गया एटॉमिक नंबर. एटॉमिक नंबर यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन न्यूट्रल एटम ऑफ एन एलिमेंट. एटॉमिक मास यानी क्या होता है बेटा? Atomic mass means number of protons plus number of neutrons which are present in the center of the atom in the nucleus. The mass of an atom depends totally on the number of protons and number of neutrons because electrons have negligible mass. ठीक है. electrons को negligible mass है. Total mass of atom is concentrated in the center in the nucleus. In the nucleus there are protons and neutrons. So if we calculate number of protons and neutrons of an atom of an element, then it will give you the atomic mass. ठीक है. जैसे अपन ने लास्ट ईयर बहुत सारे एलिमेंट्स के अलग अलग एटॉमिक मासेस
स्टडी भी किए, लर्न भी किए, है ना। जैसे हमको पता है कि हाइड्रोजन का 1 डाल्टन है, ठीक है, फिर लिथियम का 7 डाल्टन है, कार्बन का 12 डाल्टन है, नाइट्रोजन का 14 डाल्टन है, ये सब एटॉमिक मासेस। सोडियम का 23 डाल्टन है, कैल्शियम का 40 डाल्टन है, ठीक है। तो अपन ने एटॉमिक मासेस जो स्टडी किए वो ही डॉबरेनर ने क्या किया, यूटिलाइज किया। उसने अरेंज किया एलिमेंट्स को इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक मासेस। He arranged the elements in the increasing order of their atomic masses. मतलब जैसे कि हाइड्रोजन का सबसे लोएस्ट एटॉमिक मास है, उसको पहले रखा 1 डाल्टन। फिर उसके बाद में लिथियम आता है, उसका 7 डाल्टन। एट दैट टाइम इनर्ट गैसेस वर नॉट डिस्कवर्ड। जब एलिमेंट्स को ग्रुपिंग करना चालू किए, इन लोगों ने क्लासिफाई करना चालू किए साइंटिस्ट लोगों ने, तब इनर्ट गैसेस की डिस्कवरी नहीं हुई थी। इनर्ट गैसेस बहुत लास्ट में लेटर ऑन डिस्कवर हुए। तो सबसे पहले जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का 1 डाल्टन, लिथियम का 7 डाल्टन, ठीक है, उसके बाद में आएगा फिर बेरिलियम आता है, फिर बोरॉन आता है। ऐसे क्या किया उसने कि एलिमेंट्स को अरेंज किया इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस, इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस, ठीक है। एंड ही फाउंड और he found group of 3 elements, group of 3 elements called as triads, called as triads, group of 3 elements called as triads, in which having similar chemical properties, group of 3 elements called as triads having similar chemical properties, similar chemical properties, in which the atomic mass of the middle element, in which the atomic mass of the middle element is the arithmetic mean, is the arithmetic mean of the order of their atomic masses. He grouped the 3 elements called as triads, है ना। He formed group of 3 elements called as triads having similar chemical properties, है ना। elements को arrange किया increasing order of atomic masses में, और 3-3 elements के group बना दिया, 3-3 elements के group बना दिया, और वो group को नाम दिया triads। वो तीनों elements की properties similar थी, वो तीनों elements की properties similar थी, और arrangement ऐसा था उसका कि the atomic mass of the middle element is the arithmetic mean of the first and the third element, ठीक है, समझ में आया। elements को arrange किया in the increasing order of their atomic masses and grouped the 3 elements in one group, named that group as triad। तीनों ग्रुप को नाम जो दिया उसने क्या नाम दिया, तीनों एलिमेंट्स के ग्रुप को नाम दिया ट्रायड। अरेंजमेंट कैसा था उसका कि जो मिडिल एलिमेंट है उसके एटॉमिक मास जो है that is the arithmetic mean of the other 2 elements, that is the arithmetic mean of the other 2 elements। जैसे कि एक अपन उसका ट्रायड का एग्जांपल लेंगे, उसका फर्स्ट ट्रायड जो था वो था अल्कली मेटल ग्रुप, that was अल्कली मेटल ग्रुप, ठीक है। उसने ग्रुप किया था लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। लिथियम का एटॉमिक मास जो है वो है 7 डाल्टन, सोडियम का एटॉमिक मास है 23 डाल्टन, और पोटेशियम का एटॉमिक मास है 39 डाल्टन, ठीक है। पोटेशियम का कितना है, 39 डाल्टन। ये तीनों एलिमेंट्स जो है इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम है। ऑल द 3 आर मेटल्स, ऑल द 3 आर मेटल्स, सभी एलिमेंट्स क्या है, मेटल्स है ये। देन ऑल द 3 हैव वैलेंसी 1, they all have valency 1, तीनों की वैलेंसी कितनी है 1, and they all form alkalis,
ऑल फॉर्म अल्कलीज, अल्कली है ना, तुमको पता है ना, वाटर सोल्यूबल बेसिस आर कॉल्ड एज अल्कली, क्योंकि लिथियम जो है वो लिथियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा, सोडियम और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा, ये है ना। तो ऑल द थ्री आर अल्कली मेटल्स, मींस दे फॉर्म अल्कली व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर, व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर दे फॉर्म अल्कली, मतलब वाटर सोल्यूबल बेसिस। तो इनकी तीनों की प्रॉपर्टीज सेम है, ठीक है। दे फॉर्म अल्कली व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर, व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर। तीनों की वैलेंसी एक है, यानी उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी एक जैसी रहेंगी, वो तीनों मेटल्स है। अब देखो इनका जो है एटॉमिक मास, सोडियम का कितना है 23, सोडियम का कितना है 23। Now the atomic mass of sodium is the arithmetic mean of lithium and potassium, of lithium and potassium, मतलब लिथियम का कितना है 7 प्लस पोटेशियम का 39 डिवाइडेड बाय 2 अगर हम कर रहे हैं तो आएगा अपना आंसर इसका 23। ठीक है, समझ में आया क्या? इस ग्रुप को नाम क्या दिया उसने? अल्कली मेटल ग्रुप, अल्कली मेटल ग्रुप। देखो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस में अरेंज किया उसने। लिथियम सबसे पहले है 7 डाल्टन, फिर सोडियम है 23 डाल्टन, फिर उसके बाद पोटेशियम आया 39 डाल्टन। ठीक है, समझ में आ रहा? तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम आर अरेंज्ड इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक मासेस। All these elements have similar chemical properties. They are metals. They have valency 1 and they all form alkali when dissolved in water. ठीक है? Then the atomic mass of the middle element, atomic mass of the middle element is the arithmetic mean of the other two elements. ठीक है? तो डॉबरेनर का लॉ है ये जो है स्टेटमेंट है, दिस इज डॉबरेनर्स लॉ, दिस इज डॉबरेनर्स लॉ। अगर सपोज एग्जाम में आता है कि स्टेट डॉबरेनर्स लॉ, तो यू हैव टू राइट डाउन द स्टेटमेंट। अकॉर्डिंग टू डॉबरेनर्स लॉ, elements are arranged in the increasing order of their atomic masses in the group of 3 called as triads having similar chemical properties, in which the atomic mass of the middle element is the arithmetic mean of the other two elements. ये हो गया डॉबरेनर का लॉ। तो हमने एक ट्रायड देखे उसका अल्कली मेटल ग्रुप का, सेकंड है उसका अल्कलाइन अर्थ मेटल ग्रुप। सेकंड ट्रायड जो था उसका वो था अल्कलाइन मेटल ग्रुप। ठीक है, सेकंड जो ग्रुप था उसका वो क्या था? अल्कलाइन अर्थ मेटल ग्रुप, अल्कलाइन अर्थ मेटल ग्रुप। ठीक है, इसमें जो एलिमेंट्स थे वो है कैल्शियम, स्ट्रोंटियम और बेरियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम और बेरियम। ठीक है, कैल्शियम का एटॉमिक मास है 40 डाल्टन, स्ट्रोंटियम का है 88 डाल्टन और बेरियम का है 137 डाल्टन। ठीक है, कैल्शियम का है 40 डाल्टन, स्ट्रोंटियम का है 88 डाल्टन और बेरियम का है 137 डाल्टन। ऑल द थ्री आर मेटल्स। इनकी प्रॉपर्टीज क्या है कि ये सभी जो है वो मेटल्स है। ऑल द थ्री हैव वैलेंसी 2, ऑल द थ्री हैव वैलेंसी 2, सभी की वैलेंसी 2 है, सभी मेटल्स है। और इनके जो ऑक्साइड्स है जैसे कि कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, देन बेरियम ऑक्साइड और स्ट्रोंटियम ऑक्साइड, ऑल दीज ऑक्साइड्स फॉर्म अल्कलीज, फॉर्म अल्कलीज। ठीक है, यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, बेरियम हाइड्रोक्साइड, स्ट्रोंटियम हाइड्रोक्साइड, ऑल दीज आर वाटर सोल्यूबल बेसिस, इसलिए अल्कली। एंड देयर ऑक्साइड्स आर मेनली फाउंड इन अर्थ क्रस्ट, एंड देयर ऑक्साइड्स आर मेनली फाउंड इन अर्थ क्रस्ट। Therefore their group name is alkaline earth metal group, alkaline earth metal group। तीनों जो है इनके सभी की केमिकल प्रॉपर्टीज सेम है, मेटल्स तीनों, उनकी तीनों की वैलेंसी 2 है और तीनों जो है उनके ऑक्साइड्स अर्थ क्रस्ट में मिलते और वो अल्कली बनाते जब उनको वाटर में हम डिसॉल्व करते, इसलिए उनके ग्रुप का नाम क्या है? अल्कलाइन अर्थ मेटल ग्रुप। नाउ ये भी उसके इसमें है कि
atomic mass of the first element and the atomic mass of the middle element is the arithmetic mean of the फर्स्ट एंड द थर्ड एलिमेंट। मतलब स्ट्रोंटियम का जो एटॉमिक मास है 88, वो अरिथमेटिक मीन रहेगा कैल्शियम और बेरियम के, यानी 40 + 137 डिवाइडेड बाय 2 अगर हम करते हैं तो हमको 88.5 समथिंग मिलता है ना। मतलब अप्रोक्सीमेटली इक्वल रहता है ना, अप्रोक्सीमेटली इक्वल है 88 और 88.5, कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। समझ में आ रहा? ये उसका क्या, उसका सेकेंड ट्रायड, दैट इज अल्कलाइन अर्थ मेटल ग्रुप। ठीक है, देन थर्ड ट्रायड इज हैलोजन ग्रुप। थर्ड ट्रायड क्या है उसका? हैलोजन ग्रुप। इस मेटल्स है वो है क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ठीक है, क्लोरीन का एटॉमिक मास है 35.5 डाल्टन। ठीक है, इसका है ब्रोमीन का 82 डाल्टन। ठीक है, और आयोडीन का है 127 डाल्टन। 127 डाल्टन। ठीक है, ब्रोमीन जो है इट कैन बी 80 और 82। ठीक है, कुछ बुक्स में 80 दिया है, कुछ बुक्स में 82 दिया है। समझना है क्या? तो क्लोरीन का एटॉमिक मास है 35.5, ब्रोमीन का है 80 और आयोडीन का है 127। इनके सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज है। ऑल द थ्री आर नॉन मेटल्स। ऑल द थ्री आर नॉन मेटल्स। ऑल द थ्री हैव वैलेंसी 1। ऑल द थ्री हैव वैलेंसी 1। तीनों की वैलेंसी 1 है, तीनों नॉन मेटल्स है। ठीक है, एंड ऑल द थ्री फॉर्म सॉल्ट्स with metals. They form salts with metals. They form acids when dissolved in water. When dissolved in water, they form acids. है ना, जैसे क्लोरीन। क्लोरीन को हम अगर पानी में डिसॉल्व करेंगे तो HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनेगा। ठीक है, हाइड्रोब्रोमिक एसिड बनेगा HBr। हाइड्रो आयोडिक एसिड बनेगा HI। ये तीनों एलिमेंट्स जो है इनको अगर हम पानी में डिसॉल्व कर रहे in gaseous form, generally these are exist in gaseous form in nature, तो वो एसिड्स बनाते हैं वाटर के साथ। मेटल के साथ में वो सॉल्ट बनाते हैं, है ना, जैसे कि NaCl, यू नो NaCl इज अ सॉल्ट, वैसे ही NaBr भी बनेगा। ठीक है, और NaI भी बनेगा। सोडियम क्लोराइड, सोडियम ब्रोमाइड, सोडियम आयोडाइड, या तुम ले लो कैल्शियम क्लोराइड, है ना, कैल्शियम ब्रोमाइड। मेटल्स के साथ में ये क्या बनाते हैं? सॉल्ट्स बनाते हैं ये तीनों, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। इसीलिए इनके ग्रुप को नाम दिया है हैलोजन ग्रुप। क्या नाम दिया गया है? हैलोजन। हैलो मीन्स सॉल्ट और जीन यानी प्रोड्यूसर्स। जीन यानी प्रोड्यूसर्स। दीज आर सॉल्ट प्रोड्यूसर्स। क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन जो है दीज आर सॉल्ट प्रोड्यूसर्स। सॉल्ट बनाते हैं वो मेटल के साथ। ये तीनों नॉन मेटल्स है, तीनों की वैलेंसी 1 है और वाटर में साथ में वो एसिड्स बनाते हैं। तो ऐसे 3 ग्रुप बनाया उसने, है ना, एलिमेंट्स को ग्रुप किया इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक मासेस। देखो एटॉमिक मासेस जो है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिया गया है ना, और सबकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम है। और तीनों ग्रुप में ये है कि एटॉमिक मास ऑफ द मिडिल एलिमेंट इज द अरिथमेटिक मीन ऑफ द फर्स्ट एंड द थर्ड एलिमेंट। ठीक है, सक्सेसफुल था डॉब्रेनर, लेकिन जब उसने क्लासिफाई किया ग्रुप्स को तब एटलीस्ट 30-35 कुछ एलिमेंट्स थे, लेकिन उसको सिर्फ 3 ट्रायड्स मिले। मतलब 30-35 एलिमेंट्स में से उसने सिर्फ 9 का एक आधा और ट्रायड जो है अगर होगा सपोज, है ना, तो ज्यादा से ज्यादा 12 एलिमेंट्स को उसने क्या किया? ग्रुप कर पाया, जिनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम थी। तो बाकी के एलिमेंट्स को वो ग्रुप नहीं कर पाया। So Dobrynin was unsuccessful and his law failed. मतलब उसका लॉ जो है वो फेल हो गया। डॉब्रेनर जो है वो अनसक्सेसफुल रहा, लेकिन फिर भी उसने एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन ये दिया कि एटॉमिक मास और केमिकल प्रॉपर्टीज में कुछ ना कुछ रिलेशनशिप है। समझ में आ रहा क्या? उसके बावजूद उसका लॉ फेल हुआ और उसके ट्रायड्स भी जो है वो उतने सक्सेसफुल नहीं रहे, फिर भी उसने एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन ये दिया कि एटॉमिक मास और केमिकल प्रॉपर्टीज
में कुछ न कुछ रिलेशनशिप है। मतलब अगर हम इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस में एलिमेंट्स को अरेंज किए तो केमिकल प्रॉपर्टीज सेम मिलेंगी कुछ एलिमेंट्स की अपने को। ठीक है, तो वेरी इंपॉर्टेंट, ये पीरियड ट्रायड्स तुमको लर्न करना है और इसका लॉ लर्न करना है। समझना आया? अब इसके बाद जो है वो फेल हो गया, तो दूसरे साइंटिस्ट लोग जो है और उन्होंने अपनी अपनी अलग अलग तरीके से कोशिश की। एक लूथर करके साइंटिस्ट था, उसका तुम लोगों को मेंशन नहीं है, उसने ग्राफ बनाया था अलग अलग, कौन किसकी मेल्टिंग पॉइंट सेम है, बॉइलिंग पॉइंट सेम है, उस हिसाब से उसने ग्राफ बनाया था। लूथर करके एक साइंटिस्ट था उसने, ठीक है, लूथर मेयर करके। तो ऐसे बहुत सारे साइंटिस्ट थे, लेकिन तुम लोगों को कुछ ही लिमिटेड साइंटिस्ट लोगों के बारे में बताया गया है यहाँ पे। कुछ साइंटिस्ट लोगों के बारे में और तुम शायद 11th स्टैंडर्ड में पढ़ोगे। तो यहाँ पे डॉबरेनर के बाद जो साइंटिस्ट आया वो है न्यूलैंड, जॉन न्यूलैंड। जॉन न्यूलैंड in the year 1864, in the year 1864, yes, in the year 1864 उसने भी वही किया, उसने एलिमेंट्स को अरेंज किया इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। ही आल्सो अरेंज्ड एलिमेंट्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। ठीक है, न्यूलैंड क्या किया? ही अरेंज्ड एलिमेंट्स in increasing order of their atomic masses and found that every eighth element has properties repetition of the first element ठीक है, एलिमेंट्स को अरेंज किया इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक मासेस और उसने देखा कि हर 8th एलिमेंट की प्रॉपर्टीज जो है आर द रिपीटेशन ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट। ठीक है, हर थोड़ी थोड़ी देर बाद में एक एलिमेंट ऐसा आता है जिसकी प्रॉपर्टीज जो है वो फर्स्ट एलिमेंट से मिलती है। उसने भी क्या किया? एलिमेंट्स को अरेंज किया इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक मासेस, है ना, जैसे कि हाइड्रोजन, फिर लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक है, फ्लोरीन, ठीक है, फिर सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, फिर क्लोरीन, ठीक है, फिर पोटेशियम, क्लोरीन, फिर पोटेशियम, फिर कैल्शियम, ठीक है, फिर क्रोमियम, ठीक है। ऐसे एलिमेंट्स को उसने क्या किया? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस के बेसिस पे अरेंज किया। क्रोमियम, फिर टिटेनियम, फिर मैग्नीज, फिर आयरन, फिर कोबाल्ट एंड निकल, ठीक है। उसके बाद में कॉपर, जिंक, ठीक है, कॉपर, जिंक, देन येट्रियम, then indium, then arsenic, then selenium, ठीक है। ऐसे एलिमेंट्स को अरेंज किया इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस, ठीक है। फिर ब्रोमीन, फिर रुबिडियम, फिर स्ट्रोंटियम, ऐसे उसने क्या किया? एलिमेंट्स को ग्रुप किया इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक masses and found that the properties of every 8th element are the repetition of the properties of the first element. Every 8th element has properties repetition of the properties of the first element. जैसे for example अगर हमने लिथियम को फर्स्ट एलिमेंट माना, दिस इज फर्स्ट एलिमेंट लिथियम, ठीक है। लिथियम के बाद में जो है ये सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ, 8th एलिमेंट सोडियम है ना, ये 8th एलिमेंट है
सोडियम को अगर हम फर्स्ट मानते हैं तो ये सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ, एट, पोटेशियम जो है वो 8th एलिमेंट रहेगा. इफ यू आर अरेंजिंग एलिमेंट्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक मासेस, then every 8th element have a properties repetition to that of the first element. देखो अभी पढ़े हमने लिथियम, सोडियम, पोटेशियम जो है इनकी सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज है. ये तीनों मेटल्स हैं, तीनों की वैलेंसी 1 है, तीनों जो है वो अल्कली बनाते जब पानी में अपन इनको डिसॉल्व करते. समझ में आया? वैसे अगर हम कैल्शियम को फर्स्ट या मैग्नीशियम को हम फर्स्ट एलिमेंट पकड़ते तो सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, कैल्शियम जो है वो 8th एलिमेंट आ जाएगा यहाँ पे. कैल्शियम को फर्स्ट मानेंगे तो जिंक जो है वो आ जाएगा अपना 8th एलिमेंट. मतलब मैग्नीशियम, कैल्शियम और जिंक की सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज है ना. ये तीनों की वैलेंसी जो है वो 2 है. ये तीनों जो है वो मेटल्स है. इस तरह से ग्रुप किया. यहाँ पे देखो फ्लोरीन, क्लोरीन भी एक ग्रुप में आ गए, फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन. लेकिन ये अनसक्सेसफुल रहा, है ना. समझ में आ रहा क्या? क्यों? क्योंकि इसकी जो लॉ था इसके हिसाब से इसने बोला कि जब हम एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक मासेस में अगर अरेंज करते हैं तो हर 8th एलिमेंट की प्रॉपर्टी जो है वो सिमिलर रहेंगी जस्ट लाइक द फर्स्ट एलिमेंट. ठीक है. लेकिन हिट्स law was applicable only up to calcium. His law was applicable only up to calcium. After calcium, every 8th element do not have similar chemical properties like that of the first element. मतलब कैल्शियम के आगे प्रॉपर्टीज जो उसने बोला था हर 8वें एलिमेंट की पहले जैसी ही रहेंगी, वैसा नहीं हुआ. His law was applicable only up to calcium. और इसके लॉ को लॉ ऑफ ऑक्टेव्स भी बोलते हैं. इसके लॉ को क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ ऑक्टेव्स. क्यों? ऑक्टेव्स जो है ना, जो 7 सुर है संगीत में, है ना. समझ में आ रहा क्या? 7 नोट्स जो है अपने संगीत में, उसके हिसाब से ही इसके हर 8वें एलिमेंट की प्रॉपर्टी जैसे रिपीट हो रही है ना. जैसे कि सा रे ग म प ध नि सा, फिर रिपीट होता है 8वें इसमें. वैसे ही सिमिलर यहाँ पे लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सोडियम 8वें एलिमेंट की प्रॉपर्टी रिपीट हो गई. इसलिए इसने अपने लॉ को क्या नाम दिया? और एक लॉ ऑफ ऑक्टेव या न्यूलैंड्स लॉ ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स. ठीक है. तो कैल्शियम तक के ही लेकिन इसका लॉ एप्लीकेबल था. हिज लॉ वाज एप्लीकेबल ओनली अप टू कैल्शियम. After calcium, his law was not applicable. Every 8th element do not have properties like that of the first element. ठीक है. He told that only 56 elements are present in nature. Only 56 elements are present in nature. लेकिन ऐसा नहीं है ना. और इसके बाद में और कोई एलिमेंट्स डिस्कवर नहीं होंगे, ऐसा बोल दिया इसने. न्यूलैंड जो है, न्यूलैंड ने क्या बोला कि सिर्फ नेचर में 56 ही एलिमेंट्स है और एलिमेंट्स डिस्कवर नहीं होंगे. लेकिन अभी तो रोज नए नए एलिमेंट्स की डिस्कवरी होती है. 118 एलिमेंट है, कोई बोलता है 120 है, कोई बोलता है 121 है ना. तो एलिमेंट्स जो है वो नए नए डिस्कवर होते ही रह रहे. तो इसकी ये एक ड्रॉबैक है, इसका लिमिटेशन है ये, है ना. लिमिटेशंस ऑफ न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव कि इसका लॉ एप्लीकेबल था सिर्फ कैल्शियम तक के. उसने बोला कि सिर्फ 56 एलिमेंट्स जो है वही रहेंगे नेचर में और उसके बाद कोई नए एलिमेंट्स डिस्कवर नहीं होंगे. अब उसने देखो यहाँ पे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन जो है ये तीनों नॉन मेटल्स है ना. फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन. कोबाल्ट और निकल मेटल्स है. कोबाल्ट और निकल क्या है? मेटल्स. तो इनको ऐसे ग्रुप में डाल दिया जहां पे इनकी प्रॉपर्टीज बिल्कुल फिट नहीं होती. मेटल को नॉन मेटल्स के ग्रुप में डाल दिया और एक ही स्लॉट में 2 डाल दिया एलिमेंट्स, है ना. क्लासिफिकेशन अगर हो रहा है तो एक ही स्लॉट में 2 एलिमेंट्स को नहीं डाल सकते. कोबाल्ट और निकल को क्या किया उसने? एक ही स्लॉट में डाल दिया. और आयरन जो कि कोबाल्ट और निकल को रिजेंबल करता है. आयरन एक नॉन मेटल है, कोबाल्ट और निकल भी मेटल है. आयरन की और इनकी काफी प्रॉपर्टीज मिलती जुलती है और आयरन को बहुत दूर रख दिया कोबाल्ट और निकल से. समझ में आया क्या? इसका और एक ड्रॉबैक क्या है, लिमिटेशन क्या है कि he placed 2 elements in one group. 2 elements in one group. ठीक है. That 2 in a group
which have very different properties from the two elements. ठीक है, he put or placed two elements in one group, that too in a very different group, in a very different group, which have very dissimilar properties than the elements. समझ में आया? ठीक है, he placed cobalt and nickel very far away from iron, which resembles the cobalt and nickel. ऐसे और उसने क्या किया, आगे भी दो दो एलिमेंट्स को एक ही स्लॉट में डाल दिया. दो एलिमेंट्स को एक स्लॉट में डालेंगे तो उनकी प्रॉपर्टीज क्या इतनी ज्यादा सिमिलर है कोबाल्ट और निकल की कि उनको एक ही ग्रुप में रखा गया है. तो इसका लॉ जो है ये भी फेल हो गया. इसके भी 4 लिमिटेशंस है ना. न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स के 4 लिमिटेशंस है. न्यूलैंड ने क्या बोला कि, या उसने अरेंज किया, arrange the elements in the increasing order of their atomic masses and found that every 8th element has properties repetition of that of the properties of the first element. ठीक है, एलिमेंट्स को जब हम इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस में अरेंज करते हैं तो हर 8वें एलिमेंट की प्रॉपर्टी जो है वो पहले एलिमेंट के जैसे ही सिमिलर रहेंगी. ठीक है, उसका जो है लॉ एप्लीकेबल था. उसने भी एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन यही दिया कि एटॉमिक मासेस और केमिकल प्रॉपर्टीज में कुछ न कुछ आपस में कंक्लूजन है या कुछ न कुछ रिलेशन है, ताकि अगर हम एलिमेंट्स को अरेंज कर दे हैं इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक मासेस तो हमको ग्रुप्स एलिमेंट्स के मिलेंगे जिनकी सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज है. ठीक है, लेकिन उसका जो लॉ है इट वाज एप्लीकेबल ओनली अप टू कैल्शियम. आफ्टर कैल्शियम हिज लॉ वाज नॉट एप्लीकेबल. समझ में आ रहा? उसने क्या किया, कोबाल्ट और निकल को एक ही स्लॉट में डाल दिया और वो भी नॉन मेटल के ग्रुप में डाल दिया जिनकी प्रॉपर्टीज उससे एकदम अलग है. कोबाल्ट और निकल की प्रॉपर्टी आयरन से बहुत ज्यादा